वर्तमान में अगर देखें तो एक ही सेक्टर ऐसा है या एक ही वर्ग ऐसा है जिस पे अभी तक इल्जाम नहीं लगा कि वो बिक गए हैं या उन्होंने कुछ ऐसा किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यदि मेरे पहले प्रश्न को ही मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँ तो आप एक कवि के नज़रिए से देखें, तो इस समाज को अभी किस तरह की क्रांति की ज़रूरत है? नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या और कोई? सबसे पहले तो नैतिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि हम जब तक नैतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे व्यक्तिगत स्तर पर भी, तब तक हम सामाजिक रूप से आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैं दुनिया को ज्ञान देता फिरूं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। वो महात्मा गांधी की हमने बचपन में कहानी पढ़ी है कि जब एक बच्चा उनके पास आया कि सत्य के प्रयोग गुड़ खाना छोड़ना है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसको 1 महीने बाद लेके आना। तो वो बच्चे की माताजी उसको लेकर गई और 1 महीने बाद आई। तब गांधी जी ने कहा, बेटा गुड़ मत खाया कर। तो वो माताजी ने पूछा कि ये बात तो आप 1 महीने पहले भी बोल सकते थे। तो गांधी ने क्या खूब उत्तर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं उस समय नैतिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था। तो जब तक मैं नैतिक रूप से तैयार न हूं किसी बात को करने के लिए और कहने के लिए, तब तक नैतिक क्रांति के बगैर ये जो दूसरी क्रांतियां हैं ये उसके बाद के पायदान है, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति। क्योंकि ये तभी हो सकती है जब हम खुद नैतिक हों। जर्मनी में और इटली की क्रांतियों में हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे मैजिनी नाम के व्यक्ति थे, गैरीबाल्डी नाम के व्यक्ति थे। तो वो मैजिनी का तो जीवन चरित्र ऐसा था कि सब कुछ इटली का एकीकरण करने के बाद जब वो जाने लगा तो लोगों ने कहा कि भैया तुम तो यहाँ के शासक बन जाओ। उसने कहा मैंने कोई शासक बनने के लिए थोड़ी ये क्रांति का आह्वान करके उसको फतह दिलवाई। मेरा नैतिक दायित्व समाज की व्यवस्था बदलना था, बदल गई। अब आप जाने, आपका कान जाने। वो सन्यासी होके चला गया। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का भी ऐसा हुआ। जब हम स्वतंत्र हुए तो देश की सारी जनता तो ये चाहती थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। उनसे ज्यादा लोकप्रिय कोई था नहीं। देश की जनता चाहती थी कि राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उन्होंने तो अपने हाथ से काटी हुई 2 गज सूती कपड़ा लपेटा और कहा भैया न तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है न मुझे राष्ट्रपति बनना है। वो तो अपने हाथ में हल्दी की बनाई हुई दवा लेके नोआखाली के दंगा पीड़ितों के बीच पहुंच गए और वहां वो दंगाइयों को हल्दी लगाते रहे कि भैया ठीक हो जाओ, मत लड़ो मत लड़ो। तो गांधी इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि पहले नैतिकता उसके पास थी। तो एक व्यक्ति यदि नैतिकता की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ जाए तो फिर अपने वो सराउंडिंग जितने भी लोग आते हैं ना, थोड़े थोड़े नैतिक वो भी अपने आप होने लगते होते जाते हैं। हमारे देश में इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली पायदान पर नैतिक क्रांति। यदि मैं नैतिक रूप से बढ़िया हो जाऊं तो फिर मैं सामाजिक क्रांति की तरफ बढ़ूं तो आनंद आए। फिर समाज के लोग राजनीतिक क्रांति की तरफ बढ़े तो आनंद आए। अब अभी हमारे देश में जितने भी नेता पैदा होते हैं जिन्हें लोग धिक्कारते रहते हैं, तो उसकी बुनियाद में तो भाई हम ही है ना। जैसी जैसी फैक्ट्री होगी वैसा ही तो उत्पादन आएगा। हमारे हाथ में जब अधिकार आता है, वोट देने का अधिकार जिसे हम बोलते हैं, तो मनीषा हम ये देखते हैं कि मेरी जाति वाला कौन है, मेरे मजहब वाला कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा निजी स्वार्थ कौन हल कर देगा। इस आधार पर हम वोट देते हैं। वो लोग चयन इस आधार पर करते हैं कि क्षत्रिय बहुल समाज में क्षत्रिय को उम्मीदवार बना दो, जैन समाज में जैन को उम्मीदवार बना दो, मुसलमानों का इलाका है तो मुसलमान को उम्मीदवार बना दो। हमारे यहाँ उम्मीदवार क्षत्रिय होते हैं, जैन होते हैं, वैश्य होते हैं, मुसलमान होते हैं। भारतीय उम्मीदवार तो होता ही नहीं, हिंदुस्तानी उम्मीदवार तो होता ही नहीं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी उम्मीदवार का चयन करने लगेंगे इन तमाम क्षुद्र परकोटों से ऊपर उठकर, उस दिन मुझे लगता है कि नैतिकता से जो यात्रा शुरू करने की बात है वो राजनीतिक तक आ जाएगी। और राजनीति में परिवर्तन हुआ तो फिर जैसी गंगोत्री होती है, फिर तो सारी गंगा का पानी वैसा ही पावन होता है। तो इस नैतिक यात्रा को और नैतिक क्रांति को शुरू करने के लिए आप हमारे नए बच्चों को क्या 4 पंक्तियां देंगे? नए बच्चों के लिए तो ये कि प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है। 4 पंक्तियां बोला है आपने, तो मुझे अपनी गजल की पंक्तियां हुई। प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू योर गोल। प्रयास प्रवाहमान होना चाहिए, रुकना नहीं है। प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है, सफलता यूं ही नहीं मिलती, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। तो अपने माँ बाप को प्रणाम करें, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहें, संघर्षों से घबराएं नहीं,
ये 4 पंक्तियों में मेरा संदेश इसलिए है क्योंकि इस देश का मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर सुबह जब उठता था तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रातः काल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माथा। यानी 2 बात समझ लो बच्चों, पहली तो प्रातः काल उठकर यानी कि सुबह उठो, सुबह उठना जरूरी है। हम तो उठते तब हैं जब मतलब सुबह सवेरा चली देख जाती ही नहीं है। पाते हैं, सवेरा ही नहीं देख पाते। तो राम को मानने वाले जो लोग हैं, राम की बड़ी पूजा करते हैं, राम का जो मंदिर बनवाते हैं, तो राम के पहले आचरण को धारण कर ले। प्रातः काल उठकर रघुनाथा की पहले तो सुबह उठ, तो उसके क्रांति की बाद शुरुआत। मातु पिता गुरु ना वही माता, उसके बाद पहले अपनी माँ को, पहले माँ लिखा है तुलसीदास जी ने, मातु, फिर पिता और गुरु को। क्यों मातु, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश की संकल्पना जो है मनीषा, ये माँ के रूप में। भारत शब्द पुल्लिंग है, किसी लड़के का नाम नहीं होता, लड़के का नाम होता है, लड़की का नहीं होता, लड़की का भारती होता है, भारत लड़के का होता है। लड़के का नाम होने के बाद भी, भारत पुल्लिंग होने के बाद भी इसके साथ हम स्त्रीलिंग लगाते हैं। हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत पिता की जय तो नहीं बोलते। हमने कभी अमेरिका माता की जय, रशिया माता की जय या चेकोस्लोवाकिया की माता की जय ऐसा नहीं सुना। तो हम मातृशक्ति को मानते हैं, आराधक हम मातृशक्ति के। इसलिए हमारे यहाँ तीनों जो ताकतें हैं, धन की ताकत, शरीर की ताकत, विद्या की ताकत, इसकी अधिष्ठात्री देवियां है, देवता नहीं है। तो पहले प्रणाम माता को होना चाहिए ना, मातु पिता गुरु ना वही माता। क्योंकि जब हम माता के अनुसार चलते हैं, जिसका जिक्र अभी पिछले सवालों में हम वो आया से लेकर वहां तक आए, कमोबेश वही बात है। हम माता के अनुसार चलेंगे तो फिर भारत माता समृद्ध होने लगेगी। और ये बच्चे घर में जो व्यवहार देखते हैं उसके बजाय जब समाज में आते हैं और वहां से जो डिटोरेशन शुरू होता है, संगत बिगड़ती है, बाकी चीजें बिगड़ती है, तो उसके लिए आप उनको क्या कहेंगे कि कैसे उनको उससे निकलना है, या ऐसा क्या करें, या ऐसी कोई लाइनें आपके पास हो कि वो उसमें एंटर ही ना हो? अब मनीषा, जहां तक मैं समझता हूं, इस तरह की चीजों में एंटर वही लोग होते हैं जिन्हें परिवार से सशक्त संस्कार नहीं मिले। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो आत्मश्लाघा कतई नहीं उसे समझे कोई। मैं जिन क्षेत्रों में आया वहां पर जैसे फिल्म जगत में, टेलीविजन जगत में, वहां पर शराब बहुत आम फहम चीज है। लेकिन मुझे मनीषा आज तक कोई चाय भी वहां पर नहीं पिलाया। पर मैंने तुम्हारे यहाँ भी आया तो चाय नहीं पी, मैं पीता ही नहीं। और जब मुझे घर से ऐसे संस्कार मिले कि ये नहीं पीना है, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं पाई। यदि एक माँ के रूप में या एक परिवार का पिता अपने बच्चों को रोज ऐसे संस्कार दे, तो फिर वो बाहर जो 4-6-8 घंटे स्टूडेंट्स के बीच में जाता है, वो उसे कम प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि वहां के बाद जाने से पहले माता पिता के संपर्क में, जाने के बाद माता पिता के संपर्क में संस्कार बोए जाएं, तो फिर ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं। मेरा तो अभी तक का शैक्षणिक अनुभव लगभग 4 दशक का यही है। जिनके माता पिता बच्चों को किन्हीं कारणों से उनकी पालना ही नहीं करते, उन्हें पालने में छोड़ देते हैं दूसरे के यहाँ, बचपन से ही वो दूसरे के घर के पालने में ही बच्चा डोल रहा है, बड़ा होने पे उन्हें कोई और ही पढ़ाने ले जा रहा है, ऐसे बच्चों के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है।